नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। खबर की शुरुआत आज एक ऐसे आईएएस अफसर से जो कभी एक ज़माने में अखिलेश यादव के काफ़ी चहेते और ख़ास अफसर थे, लेकिन वक्त बदला तो उन्होंने अखिलेश के ही नेताओं को गिन गिन कर चुन चुन कर निपटा दिया, यानी कि वो उनके दुश्मन बन गए। बात हो रही है सिक्किम से आए हुए एक अफसर की जिसने आजम खां को जेल भिजवा दिया। यूपी में वो सीनियर आईएएस अफसर पिछले 11 सालों से तैनात हैं। केंद्र सरकार ने 6 बार उनकी प्रतिनियुक्ति बढ़ाई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि साहब ये गाना गा रहे हैं कि अब लौट चलें, यानी कि इस बार उनको उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति नहीं मिलेगी और वापस अपने मूल कैडर सिक्किम जाना पड़ेगा। बात हो रही है आंजनेय कुमार सिंह की, जो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर थे। आंजनेय कुमार सिंह 2005 बैच के आईएएस अफसर हैं, मऊ के रहने वाले हैं और जब वो 2005 में उत्तर प्रदेश आए तो उनको अखिलेश यादव की सरकार ने बुलंदशहर का डीएम बनाया था। उसके बाद तो वो उत्तर प्रदेश में वो जम गए ही नहीं, लेकिन पिछले 14 अगस्त को उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हो गई। आंजनेय कुमार सिंह का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है। वो 5 साल के लिए आए थे, लेकिन योगी के चहेते अफसरों में उनकी गिनती होने लगी, वो शुमार होने लगे और पहले योगी सरकार में उनको रामपुर का डीएम बनाया गया था और वहीं पर डीएम रहने के दौरान एक फिल्मी कहानी की तरह आंजनेय सिंह और आजम खां के बीच भिड़ंत हुई। एक सभा में आजम खां ने कहा कि वो ऐसे कलेक्टर से चुनाव के बाद जूता साफ कराएंगे और तनखैया हैं। उसके बाद से आजम खां के ऊपर मुकदमों की बौछार शुरू हो गई। आंजनेय सिंह ने चुन चुन कर उनके एक एक मुकदमे लादे। जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण तक बुलडोजर चल गया। तो सिक्किम से आया हुआ एक अफसर पहले अखिलेश यादव की सरकार में डीएम रहा और फिर वो बीजेपी के बहुत निकट आ गए। तो आंजनेय कुमार सिंह इस मामले में लकी हैं कि उनको 2 मुख्यमंत्रियों का काफ़ी विश्वास मिला, सहयोग मिला, लेकिन जो भाजपा में उनको ताकत मिली वो शायद बहुत कम अफसरों को मिलती है। रामपुर में जब उनका काम पूरा हो गया और उनका प्रमोशन हो गया तो फिर उनको उसी मंडल में मुरादाबाद में कमिश्नर बना दिया गया, जिसमें रामपुर जिला आता है और पिछले 4 सालों से वो मुरादाबाद मंडल में कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। आजम खां का पूरा परिवार जेल चला गया। आजम खां आज भी जेल में है। बुलडोजर से उनके साम्राज्य का ध्वस्तीकरण हो चुका है और आंजनेय कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के एक चर्चित आईएएस अफसर पूरे देश में बन चुके हैं, लेकिन उनकी प्रतिनियुक्ति इस बार न बढ़ना एक सवाल खड़ा करती है। बीजेपी के करीब आकर उन्होंने फायदा लिया, उनको प्रमोशन मिला, मुरादाबाद में कमिश्नर भी रहे, लेकिन अब उसका उनको नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आंजनेय कुमार सिंह उत्तर प्रदेश में तीसरे ऐसे अफसर हैं जिनको इस बार केंद्र की ना मिली है, यानी कि रेड सिग्नल उनके लिए दिखाया है केंद्र सरकार ने, हरी झंडी नहीं दी है। सबसे पहले नंबर आया था उत्तर प्रदेश में पूर्व डीजीपी रहे प्रशांत कुमार का। प्रशांत कुमार को भी केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन नहीं दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत खास थे। दूसरा मामला अभी गुजरा है जब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे मनोज कुमार सिंह को भी केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार नहीं दिया, जबकि दोनों बार उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया था, पत्र भेजा था, मुख्यमंत्री जाकर मिले भी थे, लेकिन
दोनों अफसरों को सेवा विस्तार नहीं मिला। तो आप उसी कड़ी में ये बात देख सकते हैं कि पहले प्रशांत कुमार, फिर मनोज कुमार सिंह और अब आंजनेय कुमार सिंह की विदाई इसी रूप में भी हो सकती है। तो ये तीसरे अफसर हैं जो योगी के खास माने गए और केंद्र सरकार ने इनको तो भरपूर पहले एक्सटेंशन दिया, लेकिन अब की बार ब्रेक लगा दिया है। तो ये मान लिया जाए कि आंजनेय कुमार सिंह का उत्तर प्रदेश में कार्यकाल समाप्त हो गया है और उनको अब वापस सिक्किम जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर आए दिन ठाकुरवाद के आरोप लगते हैं। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये बातें रह रहकर बीच बीच में उठती रहती हैं। लेकिन आज हम आपको एक सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं जो वर्तमान में जिलों की हालात है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ एक संत के तौर पर हैं, लेकिन चूंकि क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए हैं, इस कारण से उन्हें क्षत्रिय नेता के तौर पर बार बार देखा जाता है और इसीलिए उनके विरोधी भी उन पर ठाकुरवादी होने का आरोप लगाते हैं, उन्हें इसी बहाने घेरते रहते हैं। लेकिन जब आप इस बात की पड़ताल करेंगे तो ये पाएंगे कि जो आरोप हैं वो कागजों पर सही साबित नहीं होते हैं, वो आंकड़ों में सही नहीं साबित हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव लगातार उन पर ठाकुरवादी होने का आरोप लगाते हैं, ये बात साफ है। लेकिन जब हम जिलों में खाली एक बानगी देखें कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कितने डीएम किस जात के तैनात हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं उसमें से मात्र 12 जिले ऐसे हैं जहां पर ठाकुर डीएम के रूप में तैनात हैं, यानी कि 75 में से मात्र 12 जिले में। तो इसका परसेंटेज लगभग 16% बनता है कि लगभग ठाकुर डीएम जिलों में तैनात हैं। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, खास तौर से 2014 और 15 में, उस समय भी यूपी में लगभग 14 जिलों में ठाकुर डीएम तैनात थे, तो वो भी लगभग 15% के लगभग उसका अनुपात था। यह आंकड़ा 14-15 का है। आज अगर ठाकुर डीएम के रूप में आप देखें, 12 जिले जो हैं उसमें जौनपुर, पीलीभीत, मथुरा, मैनपुरी, मेरठ, मुरादाबाद, सोनभद्र, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बरेली और अमेठी, ये 12 जिले हैं जहां पर ठाकुर डीएम तैनात है। इसके इतर आपको एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा बताऊंगा जो सबके सामने है, गिनती कर सकता है। 75 जिलों में से 19 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मण डीएम तैनात हैं, यानी कि ठाकुर 12 है और ब्राह्मण 19 डीएम है इस समय उत्तर प्रदेश में। और इन 19 डीएम का अगर आप परसेंटेज देखेंगे 75 पे तो 25% बैठता है, यानी कि ठाकुर 16% और ब्राह्मण 25% उत्तर प्रदेश में डीएम है। और 21 जिले ऐसे हैं जहां ओबीसी डीएम है। सबसे ज़्यादा डीएम ओबीसी के तैनात हैं 21 जिले में। तो आप फिर ये कहेंगे कि भाई बड़े बड़े जिलों में कौन डीएम तैनात हैं, ये भी एक आंकड़ा है। प्रदेश के जो बड़े बड़े जिले हैं वहाँ भी जातियों के अनुपात को बहुत सटीक ढंग से बराबर रखा गया है। अगर मथुरा में चंद्र प्रकाश सिंह डीएम है, मेरठ में बीके सिंह डीएम है, कानपुर नगर में जेपी सिंह डीएम है, बरेली में अविनाश सिंह डीएम है, क्षत्रिय जात के हैं ये चारों। तो वाराणसी में सत्येंद्र कुमार डीएम है प्रधानमंत्री के जिले में, बुलंदशहर में श्रुति शर्मा डीएम है, लखनऊ में विशाख जी डीएम है, बाराबंकी में शशांक त्रिपाठी डीएम है, ये भी सब ब्राह्मण जात के हैं, कैबाल टाउन के डीएम हैं। अब ठाकुर पंडित के बाद ओबीसी पे आइए। ओबीसी वर्ग में जो सबसे बड़े जिले हैं उसमें अरविंद मलप्पा बंगारी, ये बंगारी आगरा में डीएम है। आगरा बहुत बड़ा जिला है, कैबाल टाउन है, खाली मेरठ ही नहीं है कि बीके सिंह का नाम लिया जाए। उसके बाद नोएडा में मेघा रूपम डीएम है। प्रयागराज
में मनीष वर्मा डीएम है। प्रयागराज काफ़ी बड़ा जिला है। अयोध्या में निखिल टी फुंडे डीएम है। ये सब ओबीसी वर्ग से आते हैं। फिर एससी वर्ग के लिए आप जिले देख लीजिए बड़ा। मुख्यमंत्री का जो जिला है गोरखपुर, उसमें दीपक मीणा वो डीएम है एससी वर्ग से। गाजियाबाद में रविंद्र मंदार ये डीएम है। झांसी में मृदुल चौधरी और बिजनौर में जसजीत कौर ये सब एससी वर्ग से आते हैं। तो ये भी कैबाल टाउन ही है। तो ऐसे में ये बहुत साफ है कि योगी के ठाकुरवाद के इतर आरक्षण के अनुपात में इस समय सब बराबर हैं। जो आरोप लगते हैं वो निराधार हैं। सच्चाई आंकड़ों से, तस्वीरों से साफ है। तो ये जरूर है कि अपने अपने लाभ के लिए, सरकारों को घेरने के लिए विपक्षी दलों के हाथ में ये अधिकार है, उनको बोलना भी चाहिए। लेकिन जो लोग दल में रहकर अंदर खाने ये आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए ये आंकड़ा बहुत कारगर है और उनका आरोप यहाँ पर खारिज हो जाता है। अब हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो ये बताती है कि आदमी पद, पैसा और ताकत से चाहे जितना प्रभावशाली हो, लेकिन वक्त बड़ा बलवान होता है और ज़िंदगी में सुकून और स्वास्थ्य इसकी कोई कीमत नहीं, ये बहुमूल्य है। ये खबर ये बताती है कि आप चाहे अफसर हो, मंत्री हो, वीवीआईपी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अत्यधिक काम के बोझ में दब जाएंगे तो आपको उस पद की कीमत चुकानी पड़ेगी। जीवन में स्वास्थ्य की क्या कीमत है और वो कितना बहुमूल्य है, आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल से इस बात को आप समझ सकते हैं, जिनको सरकारी तंत्र में लगातार अनवरत छुट्टी के दिनों में भी काम करने की कीमत चुकानी पड़ी है, जिन्हें हम बहुत ताकतवर समझ रहे थे, बहुत पावरफुल मान रहे थे, उनके जीवन में भी उसी लेवल के तनाव भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका जीवन बहुत सरल है और उनके पास बहुत फुर्सत है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो अपने हिसाब से ऑफिस आए जाएं। अत्यधिक काम का प्रेशर ऐसे लोगों पर भी होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल अचानक से बीमार पड़ गए। दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि दिल की एक बीमारी ने अचानक से उनके काम पर ब्रेक लगा दिया। ठीक है, बीमारी समय से पता चल गई, उसका इलाज हो गया, लेकिन इस बीमारी ने कुछ सवाल खड़े किए। ब्यूरोक्रेसी में से ही ये सवाल आया है। कई सारे अफसरों के सामने भी ये सवाल है कि क्या पद और स्वास्थ्य के बीच तालमेल बिठाना आसान रह गया है। इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एसपी गोयल पिछले 8 सालों से मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात रहे हैं, यहीं प्रमुख सचिव रहे, यहीं एसीएस हो गए, शीर्ष स्तर पर बड़ी बड़ी फाइलें निपटाते हैं, देश से, प्रदेश से तमाम सारे लोगों से मिलते हैं, तमाम सारे काम का प्रेशर होता है, योजनाओं का होता है, हर चीज़ पर उनको निर्णय लेना है, हर प्रेशर को झेलना है। आप ये कह सकते हैं कि अफसर मशीन की तरह काम करने लगते हैं और उनका जीवन एक मशीन बन जाता है। उनके पास आप ये कहिए कि रात में खाली घर में सोने को छोड़कर अपने परिवार के लिए भी शायद ज़्यादा समय नहीं बचता होगा। कहते नहीं है कि जब हम लोग अपने शयन कक्षों में जाते हैं सोने के लिए, तो हम पूरे संसार की समस्याओं को लेकर जाते हैं। हम खाली नहीं जाते, बिस्तर में भी तमाम सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं कि कल क्या क्या करना है, आज क्या क्या हुआ है। उन प्रेशर को झेलना पड़ता है। तो सरकारी सेवा में उच्च पद पर बने रहने की कीमत कई बार स्वास्थ्य को खोकर चुकानी पड़ती है। एसपी गोयल भी आज इसी का शिकार हैं और वो इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। जो आदमी पूरी नौकरी में इस उम्मीद के साथ रहता है कि जब आखिरी में पहुंचेंगे तो प्रदेश की शीर्ष कुर्सी मुख्य सचिव पर बैठेंगे,
इसी 1 अगस्त को सरकार ने उनको मुख्य सचिव तैनात किया था। 16 तारीख को उनको हार्ट की एक छोटी सी समस्या आ गई और उसके लिए उनको दिल्ली में भर्ती होना पड़ा। यानी कि 15 दिन का उनका कार्यकाल हुआ था। उस 15 दिन में भी करीब 7 दिन ही वो काम कर पाए। 2 दिन तो बधाई लेने में चला गया और 5 दिन छुट्टी में बीत गया। 7वें दिन वो इस पद पर काम कर पाए थे, मुख्य सचिव के कार्यालय में बैठ पाए होंगे। और दूसरी बात कि चीफ सेक्रेटरी का बहुत बड़ा आवास होता है, उसका एक रुतबा होता है। उस मकान में रहने की भी अफसरों की अपनी एक ख्वाहिश होती है। आवास खाली रह गया, अभी तक वो शिफ्ट भी नहीं हो पाए वहाँ। जिस पद की चाह है वो मिल गया, लेकिन जब शरीर साथ नहीं देगा तो उसका आनंद आप कैसे ले पाएंगे। आज अस्पताल में किसी को समय गुजारना पड़े, ये इससे ज़्यादा कष्टकारी और क्या हो सकता है। फिलहाल आपको मैं एक सूचना दे दूं कि एसपी गोयल ऑफिशियल तौर पर 5 सितंबर तक छुट्टी पर हैं। वो 6 सितंबर को फिर से कामकाज संभालेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट भी लिखी है और अपने मित्रों और शुभचिंतकों को आभार जताया है, धन्यवाद दिया है और कहा है कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। सब ठीक है, आपके काम से प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, किसी पद को पाने के लिए बड़ा त्याग भी करना पड़ता है जो लोगों की नज़रों में नहीं आता है। लेकिन एक साहित्यकार ने, जो लोग बुलंदी पर होते हैं, उनके लिए 2 लाइनें लिखी हैं और एसपी गोयल पर वो इस समय बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि चट्टानों पर खड़े हुए तो छाप रह गई पाँवों की, सोचो कितना बोझ उठाकर इन राहों से हम गुजरे। तो जिन राहों से गुजरे हैं बहुत बोझा लेकर चले हैं और हम उम्मीद करें कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर लौटेंगे और उनकी नौकरी अभी 1.5 साल से ज़्यादा बची है। तो उत्तर प्रदेश को अभी उनकी लंबी सेवाओं की ज़रूरत है। अपने यहाँ जब नेता सियासत में रहते हैं तो एक दूसरे पर आरोप लगाते भी हैं, स्वाभाविक भी हैं। तब कहा जाता है कि भाई अरे किसी की धोती ना खोल दो, किसी की धोती ना खींच लो। इस तरह के कई बार गंभीर आरोप लगते हैं। तो धोती खींचने के पीछे तात्पर्य ये माना गया कि धोती बड़ी आसानी से खुल जाती है खींचने पर, इसलिए धोती ना खींचो नहीं आदमी नंगा हो जाएगा। और इसी समस्या को समाप्त करने के लिए नेताओं ने धोती छोड़कर कुर्ता पैजामा और पैंट और कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था। और कई लोगों के तो पैजामे में इलास्टिक भी होती है। लेकिन हम इन दिनों उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक नया रूप देख रहे हैं। ब्रजेश पाठक इन दिनों धोती में देखे जाते हैं और उनको अचानक धोती में देखकर जो बदलाव आ रहे हैं उससे लोग हैरान हैं। जो आदमी हमेशा कुर्ता पैजामा में फिटफाट रहता था वो अचानक से धोती में आ गया और उन्होंने अपनी लग्जरी गाड़ियों को हटाकर साधारण एक बोलेरो गाड़ी से आजकल वो चल रहे हैं। अपनी फ्लीट में उन्होंने ये बदलाव कर लिया है। चलो भाई, धोती कुर्ता पहन लिया, शरीर के आराम के लिए पहन लिया, हवादार है, वो तो समझ में आता है। लेकिन गाड़ी लग्जरी और रहेगी तो अच्छा चलेगी। अब छोटी गाड़ी ले लो, बोलेरो में कौन आराम है। ये बात लोगों के समझ में नहीं आ रही है कि प्रदेश का इतना बड़ा नेता डिप्टी सीएम सरकार में उसने अचानक से ये सब बदलाव क्यों किए। इसको लेकर काफ़ी चर्चा है, क्योंकि पाठक जी एक सरल व्यवहार वाले नेता हैं। वो लोगों से आसानी से मिलते हैं, बातचीत कर लेते हैं, लेकिन वो कौन सा काम किस कारण करेंगे ये किसी को हवा नहीं लगने देते हैं। जानकारी वो सब की रखते हैं, लेकिन अपने मामले में वो पत्ता भी नहीं खड़कने देते। तो लग्जरी गाड़ी छोड़कर उसका त्याग कर कर वो बोलेरो क्यों सवार हुए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये स्वेच्छा से किया गया है या किसी कारण से? क्योंकि भाई ये गाड़ियाँ उतनी तेज़ नहीं चल पाती जितनी तेज़ फ्लीट चलेगी। ये तो छोटी गाड़ी है और इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इतनी छोटी गाड़ी से चलने की क्या ज़रूरत है, क्या मजबूरी आ गई। तो ये भी बड़ा सवाल पैदा हो गया है। तो परिधान और वाहन दोनों में जो बदलाव आया है
ये क्या संकेत करता है? भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता थे, आप ये कह लीजिए अंतिम नेता थे, जो साधारण जीवन शैली को प्रिफर करते थे, उसी के साथ रहते थे। उनका परिधान भी उसी तरह का था जो आज पाठक जी पहन रहे हैं, यानी कि धोती कुर्ता। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो छाप है वो आप लखनऊ में आज जगह जगह महसूस कर सकते हैं। ब्रजेश पाठक भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक फाउंडेशन चलाते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि वो उनसे काफ़ी प्रभावित हैं, प्रेरित हैं, और इसीलिए शायद उन्होंने धोती को अपने परिधान में रेगुलर तौर पर अपनाया है। सब चीज़ें उनकी सही है। अटल जी उच्च कोटि के राजनेता थे, उनके आदर्श आज भी लोग दुहाई देते हैं उनके पद चिन्हों पर चलना गौरव की बात है। वो दलीय बंधनों से मुक्त थे, दलीय व्यवस्था से ऊपर थे। विपक्ष के लोग भी उनका बहुत सम्मान करते थे। ब्रजेश पाठक भी उसी रास्ते पर हैं। वो उनके लेवल पर तो मैं नहीं कहता पहुंच गए हैं, लेकिन वो अटल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बस खाली एक जगह उनको काम जरूर करना पड़ेगा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को और मजबूत करना है, जिंदा रखना है, तो चौक में राजा ठंडाई की दुकान पर भी अटल जी परमानेंट जाते आते थे। पाठक जी को हालांकि ठंडाई पीने का पता नहीं शौक है कि नहीं है, या कभी होली दिवाली पर हो सकता है कि एक आध गिलास मारे भी हो, तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। जिसका आदर्श, जिसका नेता सरधर संभाव के लिए जाना जाता हो, सबका खाना पीना खा लेता हो, जैसे राम थे कि वो भेदभाव नहीं करते थे, सबरी के जूठे बेर भी खा लेते थे, और ब्रजेश पाठक उसी राम राज्य वाली पार्टी से आज निकल कर आए हैं, डिप्टी सीएम हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो अटल जैसा बनना तो कठिन है, लेकिन उनकी अगर कुछ गुणों को, कुछ आदतों को अगर वो अपना लें तो लोगों के लिए और आसानी होगी, और पाठक जी भी एक अपनी अमिट छाप प्रदेश में, देश में छोड़ते चलेंगे। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। बाकी आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि परिवर्तन के पीछे कारण क्या है। लेकिन हम लोग जिस समाज में हैं, मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से बड़े से बड़ी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर सकता है, चाहे वो सियासत में हो, चाहे नौकरी में हो, व्यापार में हो, कहीं हो। और इस विजय में अगर लोगों का विश्वास आपके साथ शामिल है तो आप असली और सच्चे नायक बन जाते हैं। मुनव्वर राना साहब का आज इसी पर एक शेर है, सुनिएगा। हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है, लेकिन हमेशा हमें वो सगा भाई समझती है, और तमाशा बन के रह जाओगे तुम भी सबकी नज़रों में, ये दुनिया दिल के टाँकों को भी तुरपाई समझती है, और मैं हर एक एजाज़ को अपने हुनर से कम समझता हूँ, हुकूमत भीख देने को भी भरपाई समझती है। नमस्कार।